स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। शुरुआत करेंगे सहारनपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां सहारनपुर के नागल पटरी रोड में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई है और इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक सभी दिल्ली के पंजाबी बाग के रहने वाले थे। तो सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दुर्घटना और दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश इस पूरी खबर पर। देवेश, हादसा कैसे हुआ और फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दूं, ये सभी लोग सहारनपुर में एक शादी समारोह में आए थे और वहां से लौटने के बाद जैसे ही नागल रोड पर रोड पर जाने के लिए पहुंचे तो एक अन्य गाड़ी टकराई। टकराने के बाद ये ट्रॉली में जो कपड़े ट्रॉली थी उसमें जाकर गाड़ी उनकी घुस गई और उसमें जो है। चलिए, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पाए देवेश, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर कितनी भयावह है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में 4 की मौत हुई है, एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और बड़ी खबर बरेली से लेंगे। बरेली के सेंट्रल जेल में 3 कैदियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक तीनों कैदी हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे कैद थे, जिनकी तबीयत खराब चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों कैदियों का पोस्टमार्टम कर अपनी देखरेख में करवाया है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि सेंट्रल जेल में 3 कैदियों की मौत आखिरकार कैसे हो गई। हरीश हमारे संवाददाता इससे पूरी खबर बने हुए हैं। हरीश, जेल प्रशासन पे अब कह सकते हैं सवारी निशान खड़े हो सकते हैं। आखिरकार कैसे 3 कैदियों की मौत हो गई है, कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उससे जरूर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिला जेल और सेंट्रल जेल दोनों जेलों में 3 कैदियों की मौत हुई है। जिला जेल में 2 और सेंट्रल जेल में 1 कैदी की मौत से हड़कंप है। हालांकि तीनों कैदी बीमार बताए जा रहे थे और एक कैदी की उम्र लगभग 90 साल बताई जा रही थी, जबकि 2 कैदियों की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। और तीनों कैदियों की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पूरा एक पैनल। नहीं, यदि हरीश बीमार चल रहे थे तमाम कैदी, तो इनको इलाज के लिए अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया? जेल प्रबंधन का इस बारे में कुछ कहना? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में जब बातचीत हुई हमारी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहीं पर उनको इलाज किया जा रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी जब हालत खराब हुई तो उनको जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी यहाँ पर मौत हुई है। बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल 3 की मौत बताई गई है, जेल में मौत हुई है। 2 की मौत जिनकी उम्र 55 वर्ष की थी। उसके अलावा एक वृद्ध थे जो कि 90 वर्ष के थे। अगली खबर रामपुर से आ रही है, जहां पत्नी को पति ने जिंदा जला दिया है। पति ने 3 तलाक देकर जिंदा जलाया है। दहेज के लिए पति ने 3 तलाक दिया। मिट्टी का तेल डालकर पत्नी को जलाया गया है। आपको बता दें, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है महिला। पति समेत 5 परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। रामनगर के अजीम नगर क्षेत्र की पूरी घटना है। विशाल हमारे संवाददाता रामपुर से बने हैं। विशाल, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। ये महिला जो थी, ये महिला की 2 साल पहले शादी हुई थी इसकी, और इसके एक छोटा सा बच्चा भी है। इसके पहले पति ने जो था इसको तलाक दिया था। तलाक देने के बाद इसके ससुरालियों ने मिट्टी का तेल डाल करके इसको जो है उसके ऊपर आग लगा दी। बुरी तरह से महिला को जो है मुरादाबाद के डेंटल कॉलेज में जो इसका इलाज चल रहा है और अभी गंभीर हालत में है महिला। और फिलहाल अभी आरोपी जो है सारे फरार हैं। जी, कितने % महिला जल गई है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना और बचने कितने चांसेस? देखिए, बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि महिला जो है पूरी तरह से झुलस गई है। कम से कम 80% से ज्यादा जो है महिला झुलसी हुई है। बिल्कुल, पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब तक आरोपियों को हिरासत में ले लेंगे? देखिए, पुलिस की से अभी इसमें पुलिस का वर्जन अभी नहीं आया है। पुलिस से बात करने की कोशिश अभी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो 3 तलाक का एक मामला फिर से सामने आया और 3 तलाक के मामले के चलते पहले तलाक दिया जाता है, फिर महिला को जिंदा जला दिया जाता है। सीएम योगी गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आजमगढ़, चंदौली और वाराणसी में भी जाएंगे। सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि आज दौरे का दूसरा दिन है। इसी के साथ साथ न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आजमगढ़, चंदौली और वाराणसी भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो कल
युवाओं को रोजगार की बात करते हुए सीएम योगी ने अपनी बात रखी थी। साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी युवा ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार रहेगा। तो आज दूसरा दिन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे। दूसरे दिन एलटी कॉलेज के कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे और फिर सर्किट हाउस से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। और आजमगढ़ पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे और फिर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद किशनुदासपुर में प्रोजेक्ट ऑफिस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा हम बात करते हैं चंदौली की। तो चंदौली का भी आज सीएम योगी का दौरा है, जहां पंडित दीनदयाल संग्रहालय सबसे पहले वे जाएंगे, जहां निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड लेंगे। इसके साथ ही 16 फरवरी को पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जबकि वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, जिसकी समीक्षा करेंगे ताकि लोकार्पण की तैयारियों में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए और पीएम मोदी को आने से पहले तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाए। अब बड़ी खबर आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगी। तो शिक्षा मित्र रखेंगे हाईकोर्ट में अपना पक्ष। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई में तेजी आने की अब उम्मीद की जा सकती है। हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला, जहां शिक्षा मित्र अपने तमाम जो पक्ष है वो हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे और इससे कम इस बात की तसल्ली हम कह सकते हैं हो सकती है कि इस आदेश के बाद जो सुनवाई है उसमें तेजी आएगी। SC/ST एक्ट की संवैधानिकता पर आज फैसला हो रहा है। जी हां, SC/ST एक्ट 2018 की वैधता पर फैसला आज होना है। सरकार ने संशोधन कर फैसले को बदला है। स्वतः FIR गिरफ्तारी और SC ने रोक लगाई थी। आपको बता दें कि संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुनाया जाएगा। तो SC/ST एक्ट पर संशोधन संवैधानिकता पर आज फैसला होना है। आपको बता दें कि SC/ST एक्ट पर 2018 की जो वैधता है उस पर फैसला होगा। सरकार ने संशोधन कर फैसले को बदला है। और बड़ी खबर दिल्ली से ले रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में 55 दिनों से चल रहे प्रदर्शन में इस मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। दरअसल दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़कें बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 55 दिनों से शाहीन बाग में CAA, NRC, NPR को लेकर महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने पटना में न्यूज 18 से खास बातचीत कर कहा कि ट्रस्ट की पहली बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में होनी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और यही हमारी पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल बिहार आए हैं और उनसे हम कई मुद्दों पर बात कर लेते हैं। तो आपको ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया है, पहली प्रतिक्रिया है कि राम, हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को कि मैं संघर्ष जिसका शुरू किया था उसके समापन का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये बिहार का सौभाग्य है कि बिहार के ही अंदर सीतामढ़ी से ये संघर्ष हुआ था शुरू और बिहार ही के अगुवाई में ही ये संपन्न होगा भव्य मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट की पहली बैठक कब होने जा रही है? 19 फरवरी को होगा दिल्ली में। जो राम मंदिर का निर्माण होना है उसके लिए कोई टाइम फ्रेम है? कोई कितने महीने में आप लोग इसका निर्माण कर लेंगे? क्योंकि गृह मंत्री जी का भी बयान आया था इस बारे में। देखिए, सबों की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी भव्य और दिव्य मंदिर बने, लेकिन जो एक्सपर्ट उसके हैं, बनाने वाले के, ज्योतिष के, सारे लोग बैठेंगे। क्या काल गणना कहता है, क्या कैलकुलेशन कहता है, मंदिर में कितना टाइम लगेगा, उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कितना समय लगेगा। लेकिन हमारी अदम्य इच्छा है कि जल्द से जल्द मंदिर बन जाए। कामेश्वर चौपाल राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट में बहुत सारे लोग शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन अब नाराजगी दूर होनी चाहिए और सबों को
एकमत होकर एक प्रयास से भव्य राम मंदिर का निर्माण। संत रविदास की जयंती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में संत रविदास की चौखट पर मत्था टेका है और उसके बाद अब राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। वाराणसी दौरे पर पहुंचने के बाद प्रियंका बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे सीर गोवर्धन में संत रविदास की जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने रवाना हो गई। यहां पहुंचकर प्रियंका ने मंदिर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। प्रियंका की शख्सियत के यहाँ कई रूप देखने को मिले। प्रियंका ने सर को कपड़े से ढककर मंदिर में संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने लंगर में खाना भी खाया। इस मौके पर प्रियंका ने कहा कि रविदास जी महाराज की जयंती पर उनके जन्म स्थान मंदिर की चौखट पर मुझे मत्था टेकने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जगत पितामह साहेब कमाल सदगुरु श्री रविदास जी महाराज की जयंती पर उनके जन्म स्थान मंदिर की चौखट पर मुझे मत्था टेकने का मौका मिला। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस दौरान एक अप्रिय घटना भी हुई। प्रियंका जब सत्संग के लिए पंडाल की ओर जा रही थी, उसी वक्त उनके जुलूस के पीछे झंडा लेकर चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा लहराने की कोशिश करने लगे। इस दौरान संत रविदास के अनुयायियों से उनकी मारपीट हो गई और उन्होंने कार्यकर्ता से झंडा लेकर फेंक दिया। प्रियंका के इस दौरे में एक दिलचस्प वाकया हुआ। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर एक दुकान पर खड़े थे और प्रियंका का जुलूस वहां से गुजर रहा था। तभी प्रियंका ने चंद्रशेखर को देखा और गाड़ी से निकलकर आवाज दी और एक दूसरे का अभिवादन किया और हालचाल भी पूछा। प्रियंका के इस दौरे को गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी। तो प्रियंका ने संत रविदास की चौखट पर टेका मत्था और प्रियंका के दौरे के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। 21% वोट पर प्रियंका की निगाह है। दलितों का दिल जीतने की पूरी कोशिश जारी है। प्रियंका का प्लान डी। – 21% पर प्रियंका की निगाहें। दलितों का दिल जीतना है। 2022 का माहौल बनाना है। – 2020 के माहौल में 2022 की सियासी तपिश अभी से महसूस होने लगी है। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने प्लान डी तैयार कर लिया है। डी का मतलब है दलित फैक्टर। यूपी में दलितों की करीब 21% आबादी है, जो जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा करती है। प्रियंका ये गणित भली भांति समझती हैं। उनके संत रविदास मंदिर में दर्शन को इसी कसौटी पर समझने की कोशिश की जा रही है। वहीं दलित एजेंडे का झंडा बुलंद करने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी कहां पीछे रहने वाले हैं। वो भी काशी की दंगलियों में समीकरणों की सियासत चमका रहे हैं। और देखिए, उनकी मुलाकात भी प्रियंका से हो ही गई। सियासत में संयोग भी पहले से तय होते हैं। प्रियंका ने चंद्रशेखर को हाथ दिखाया और दुआ सलाम ले लिया। तो संदेश देना था वो दे दिया। तो मायावती भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने ट्वीट करके फौरन प्रियंका गांधी को निशाने पर ले लिया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि संत रविदास सबके लिए कितने जरूरी हैं। दरअसल संत रविदास मंदिर देश में दलितों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जिसका दलित समाज में बड़ा मान है। ऐसे में हर दल सियासी कुरुक्षेत्र में कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। इतना तो साफ है कि गठबंधन के कई गणित देख चुकी यूपी की सियासत दलितों को मुद्दा बनाए बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बड़ी खबर ले रहे हैं कानपुर से, जहां सीएए पर पुलिस एक्शन में है।
धरना दे रही महिलाओं को पुलिस ने उठाया है। पुलिस पर जबरन धरने से उठाने का आरोप भी अब लग गया है और धरना खत्म होने के बाद कुछ लोग बैठे थे। पुलिस और आम लोग अब आमने सामने हैं। मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। मोहम्मद अली पार्क का ये पूरा मामला है जहां पुलिस और आम लोग आमने सामने आ गए हैं। मौके पर इस वक्त जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं सीएए के विरोध को लेकर धरना दे रही थी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स लगी हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम तिवारी से पूरी खबर पर। श्याम, ताजा हालात क्या कुछ है, जानकारी चाहेंगे? देखिए, हालात अभी यहाँ पर तनावपूर्ण है। आपको बताते हैं कि एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ महिलाएं और तमाम दूसरे लोग खड़े हुए हैं जो कि चलिए वापस जुड़ने की कोशिश हम आपसे करेंगे श्याम। फिलहाल हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मौके पर किस तरीके से तनावपूर्ण हालात हैं। कानपुर के मोहम्मद अली पार्क का ये पूरा मामला है जहां पर तमाम जो महिलाएं हैं वह सीएए का विरोध कर रही थी, जिनको उठाया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद आम जनता और पुलिस आमने सामने आ गई। प्रयागराज में अधिकारियों और आम लोगों के बीच बढ़ा विवाद सड़क पर आ गया है और इस विरोध में प्रदर्शन में बीजेपी विधायक भी शामिल हो गए हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि बीजेपी सरकार में अधिकारियों पूरी तरीके से अब बेलगाम हो चले हैं। स्कूल प्रबंधक और एआरटीओ के बीच का विवाद प्रयागराज में सड़क पर आ गया। लोग सड़क जाम कर एआरटीओ एसके मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। एआरटीओ पर आरोप है कि अपने गुर्गों के साथ मिलकर चालान का डर दिखाकर अवैध वसूली करते हैं और अब स्कूल में जबरन घुसकर स्कूल बसों का चालान करने की कोशिश की है, जिसका विरोध करने पर एआरटीओ ने कॉलेज प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। विद्यालय के प्रबंधक हैं, उनको झूंसी थाना में गैर कानूनी ढंग से बैठाया गया है। हम लोग केवल इसी बात की मांग कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए और इनकी भी तहरीर लेके उस पर एफआईआर दर्ज के उसकी सही जांच कर ली जाए। लोगों का आरोप है कि बीजेपी सरकार में अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं, खुलेआम अवैध तरीके से वसूली करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अधिकारी बेलगाम है। यहाँ बहुत ही प्रतिष्ठित अरविंद सिंह का जो है कॉलेज है, स्कूल है, वो जो है स्कूल के अंदर जाके बसों को चेक करने का काम और बसों का क्या अवैध वसूली करते हैं। बिल्कुल वसूली पे है। कुछ लोग, कुछ मंत्रियों के, कुछ लोगों के ही चमचे हैं जो इस तरीके के धंधा कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधक के समर्थक क्रॉस एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जिसके समर्थन में बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल भी उतर आए हैं। लेकिन पुलिस पूछ रही है कि एआरटीओ के खिलाफ एफआईआर किस अपराध के तहत दर्ज करें। ये लोग करें कि एफआईआर लिख दिया जाए। हमने कहा किस बात की एफआईआर लिख दिया जाए? पीड़ित पक्ष है वो, उसके खिलाफ क्या एफआईआर लिख दिया, तो नहीं बता पा रहे हैं। दरअसल एआरटीओ एसके मौर्य ने स्कूल प्रबंधक समेत 10 लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस मामले में बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की है, लेकिन सुलह से रास्ता नहीं निकलने के बाद बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर आ गए। ज्योति राव फुले, प्रयागराज, न्यूज 18। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर मालगाड़ी पर इंजन के कांच पर पत्थर लगने से लोको पायलट घायल हुए हैं। आरोप है कि किसी ने चलती गाड़ी पर पथराव कर दिया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन में लोको पायलट ने चार्ज संभाला और मालगाड़ी को लेकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ बढ़ा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले जिग्ना स्टेशन के पास किसी ने पत्थर से वार कर दिया, जिससे ट्रेन के इंजन का कांच टूटकर लोको पायलट की आंखों में घुस गया। कोई व्यक्ति पत्थर उठाकर आगे की ओर मारा गिलास पर, और गिलास टूटकर मेरे पत्थर माथे पर लगा और उसका जो गिलास का जो शीशा होता है टुकड़ा में दोनों आंखें में चला गया है। लोको पायलट का आरोप है कि घटना के बाद मिर्जापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से सही उपचार नहीं मिल पाया। अब प्रयागराज रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में यहाँ हुआ, यहाँ किसी भी सही इलाज नहीं हुआ, यहाँ भी रेफर कर रहे हैं।
अब मुझे अभी पता नहीं है कि रेफर कहाँ हो रहा है। बाकी हम प्रशासन से और शासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी हमको आँख के इलाज किया जाए, जिससे हमको जीवन दान मिल सके। डॉक्टर के मुताबिक लोको पायलट को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं पहुंची है। कोई बहुत खास इंजरी नहीं है, सिंपल इंजरी, कोई ब्लीडिंग नहीं प्रेजेंट है। डॉक्टर भरोसा दिला रहे हैं कि पायलट की आंखें सुरक्षित हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस सवाल ने लोको पायलट की बेचैनी बढ़ा दी है। सुमित गर्ग, मिर्जापुर, न्यूज 18। खबर हरदोई से लेंगे। हरदोई में जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग और मारपीट हुई है। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष ने पेहारी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं सिपाही ने भी दूसरे पक्ष पर पिटाई करने का आरोप लगाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।